डॉन मीडिया ग्रुप के खुसूसी इनिशिएटिव ब्रीथ पाकिस्तान की आज के एपिसोड के साथ मैं हूं शाहज़ेब जिलानी। पिछले कोई पौने 200 साल में दुनिया का टेम्परेचर माहौल बदलता गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अमेरिका में, कई मुल्कों में जो इसे नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, ये कुर्रा अर्ज़ जो है हज़ारों साल से है और मौसम तो बदलता ही रहता है। लेकिन जब से हमने रिकॉर्ड कीपिंग शुरू की है और हमने इसे स्टडी किया है तो पता ये लगता है कि 1850 से लेकर आज तक पिछले जो 10 साल हैं उसमें गर्मी में इजाफ़ा हुआ है। और अगर हम बात करें पिछले साल की यानी कि 2024 की, तो वो दुनिया का अब तक का गर्म तरीन साल रिकॉर्ड किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसकी वजह यह है कि हमारी जो इकोनॉमीज़ हैं, हमारा एनर्जी का जो सिस्टम है, ट्रैफिक है, फैक्ट्रीज़ हैं, उसने माहौल को तबाह किया है। मतलब हमारे अपने अमाल ने, हमारे जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं, उन्होंने माहौल को तबाह किया है। पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट हम देखते आ रहे हैं। हालिया बरसों में हमने देखा कि 2022 में तबाह कुन फ्लड्स आए सिंध में, जिससे बहुत सारे लोग बेघर हुए। इसके अलावा शिमाली पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारे ग्लेशियर्स यानी कि जो हमारा बर्फ़ानी इलाका है वो इस गर्मी की वजह से मेल्ट कर रहा है। जब ये मेल्ट करता है तो क्या होता है? डिज़ास्टर्स आते हैं, सैलाब आता है और लोगों की ज़िंदगियां दाव पर लगती हैं। तो इससे ये हमें कैसे पता लगता है कि बर्फ़ानी तोदे जो हैं ये तेज़ी से मेल्ट कर रहे हैं? ये एक साइंटिफिक डेटा है। इसे स्टडी किया जाता है सैटेलाइट्स के ज़रिए, और ताकि हमें पता लगता है कि ये जो फिनोमेना है बरसों के पे फैला हुआ है, ये कितना तेज़ी से हो रहा है, कितना तबाहकुन है। तो आज की इस एपिसोड में मेरे साथ दो गेस्ट हैं। एक वो जो इसे स्टडी करते हैं और दूसरे वो जो इसके हवाले से आगाही की बात करते हैं, मिटिगेशन एडेप्टेशन की बात करते हैं कि हमारी वो आबादियाँ जो नॉर्दर्न इलाकों में रहती हैं वो कितना इससे अफेक्ट हो रही हैं, उन्हें किस तरह से बचाया जा सकता है। तो मैं इंट्रोड्यूस करूँगा हमारे गेस्ट। पहले जो हैं वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं जूम पे काठमांडू से। नाम है उनका डॉक्टर शेर मोहम्मद और वो रिमोट सेंसिंग स्पेशलिस्ट हैं with an organization called इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। नाम बड़ा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। उसका जो छोटा सा फॉर्म है वो ये है ICI मॉड। डॉक्टर शेर मोहम्मद के साथ मेरे साथ हैं एबटाबाद से सनाउल्लाह हसन जई, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं, जापान में, UK में रह चुके हैं और वहाँ से उनकी तालीम व तरबियत हुई है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का तजुर्बा रखते हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर शेर मोहम्मद आपसे। सबसे पहले अगर हमारे देखने वालों के लिए एक्सप्लेन करें कि ये ICI मॉड क्या है और आप काठमांडू में बैठकर इस पर क्या काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। इसी मोड जो है एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि HKH रीजन, HKH मीन्स हिंदू कुश, काराकोरम और हिमालय रीजन, जो माउंटेनस रीजन है, जो 8 कंट्रीज़ को कनेक्ट करती है, जिसमें अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार शामिल हैं। तो इस माउंटेनस रीजन में काम करते हैं। बेसिकली हम काम करते हैं इस माउंटेनस रीजन के एनवायरनमेंट पे और इनके लोगों के लिए कि जो भी चेंजेस आ रही हैं इन माउंटेन्स में क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसकी वजह से ये लोगों को किस तरह इफ़ेक्ट करी और किस तरह हम इसको लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बताएंगे कि मैंने अभी जिक्र किया कि सैटेलाइट्स के ज़रिए आप स्टडी करते हैं पाकिस्तान का जो है नॉर्दर्न रीजन, तो उसमें सैटेलाइट से किस तरह पता चलता है कि हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर ग्लोफ का फिनोमेना है, यानी कि जिसे हम कहते हैं बर्फ़ानी तोदे तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से सैलाब आते हैं, तो आप उसे किस तरह स्टडी करते हैं और क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की? सबसे पहले तो बर्फानी तूदे बनते किस तरह हैं। बेसिकली ग्लेशियर्स हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। अगर हम कंपेयर करें इंडस बेसन में जितने ग्लेशियर्स हैं पूरे HKH रीजन के ग्लेशियर के साथ, तो हिंदू कुश, हिमालय, काराकोरम रीजन, तो अराउंड 40 to 45% ऑफ ग्लेशियर वो नॉर्दर्न पाकिस्तान या अपर इंडस बेसन में है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ग्लेशियर रिच एरिया है। और ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो उसकी वजह से लेक्स बनती हैं, तालाब बनते हैं। वो ग्लेशियर जहाँ पे एंड होता है, जहाँ टर्मिनस है जिसको हम कहते हैं, वहाँ बनते हैं, या ग्लेशियर के साइड पे, ग्लेशियर के सरफेस के ऊपर भी बनते हैं। जितनी ज़्यादा मेल्टिंग होती है उसके साथ साथ ये ग्लेशियर लेक्स के साइज़ बढ़ता है, और जब ये साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है मेन क्लाइमेट चेंज या टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से, तो इसके आउटबर्स्ट या फटने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। तो हम इसको सैटेलाइट की मदद से भी ऑब्ज़र्व करते हैं और फील्ड में जाके भी ऑब्ज़र्व करते हैं। फील्ड में हम कुछ फिज़िकल जाके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल करते हैं, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का अंदाज़ा होता है। वेदर स्टेशंस के बेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं कि टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, कितनी वहाँ पे बारिशें हो रही है, और हम फिज़िकल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ले जाके ग्लेशियर के मेल्ट को भी देखते हैं। हम तो डॉक्टर साहब, मैं अगर ये पूछूं कि आपकी स्टडी क्या बताती है, पिछले 2-3 दहाइयों में हम पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में जो ग्लेशियर्स हैं, कितना इलाका अफेक्ट हुआ है या एट रिस्क है? अगर आप ग्लेशियर की बात करें तो आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कराकोरम एनोमली की, कि ग्लेशियर्स जो कराकोरम में ग्लेशियर्स थे वो थे मेल्ट नहीं हो रहे थे, अगर आप पहले डिकेड की बात करें इस सेंचुरी के। लेकिन हमारी जो रीसेंट फाइंडिंग्स हैं, दूसरे डिकेड में ये ग्लेशियर्स भी मेल्ट होना शुरू हो गए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि कराकोरम एनोमली ख़त्म हो चुकी हैं। इसका मतलब है जो रीजन जहाँ पे ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जो कि जिसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा लेग हमें मिलता है जब क्लाइमेट चेंज होता है, वहाँ पे भी अब ऑलरेडी हम इम्पैक्ट देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ओवरऑल जो है, अगर आप पूरे ग्लेशियर्स यहाँ जो HKH रीजन में हैं, ये तकरीबन इस लास्ट डिकेड में 65% ग्लेशियर मेल्टिंग में इंक्रीज हुआ है। अच्छा अच्छा और अच्छा, और ठीक है। अगर इंडस बेसिन की बात करें, नॉर्दर्न पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ ग्लेशियर्स जो है वो स्टेबल थे पहले डिकेड में, लेकिन दूसरे डिकेड में यहाँ ग्लेशियर्स यहाँ पे भी मेल्टिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, ओके, जो कि फ्यूचर में बढ़ सकती है। ठीक है। तो हमने देखा है हालिया बरसों में कि इससे वहाँ पे क्या तबाही आती है, क्योंकि ये जो अमल है ये बहुत अचानक होता है, और उसमें अक्सर पहाड़ी कम्युनिटीज़ को टाइम नहीं होता कि वो वहाँ से इवैक्यूएट कर सकें, और देहात के देहात उसमें बह जाते हैं, ज़रई ज़मीन तबाह होती है, बहुत उसमें नुकसान होता है। तो सनाउल्लाह साहब, आप क्लाइमेट चेंज को आप स्टडी करते हैं, हम ये जानते हैं कि जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होती है और दुनिया भर में उसके इम्पैक्ट की बात होती है, तो पाकिस्तान का ये शिमाली इलाका, यानी कि वहाँ पे जो ग्लोफ का फिनोमेना है, उसका बार बार जिक्र आता है कि हमारे जो पोलर आइस कैप्स हैं उससे हट के पूरी दुनिया में अगर कोई इलाका ज़्यादा इससे मुतासर हो रहा है तो वो पाकिस्तान का ये शिमाली इलाका है। थोड़ा ये बताएंगे कि इससे निमटने के लिए हमारे पास क्या वसाइल हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, इस पर क्या काम हुआ है पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बोलने का आज मौका फराहम किया है। मैं आपके लिए बहुत इसका शुक्रगुजार हूँ। अब आते हैं ग्लोफ की तरफ। जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले समझा था कि एक कराकोरम एनोमली है, जो कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो लग रहा है कराकोरम एनोमली ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान के इलाके में भी ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं। तो 3000 से कुछ ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में, और UNDP की स्टडी के मुताबिक उनमें से 33 ऐसे ग्लेशियर्स हैं जिनको उन्होंने एट रिस्क करार दिया है कि वो इस वक्त एट रिस्क हैं कि वो आउटबर्स्ट उसमें हो सकती है। तो इसका इस तरह है कि इसको टैकल करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि इसको आर्टिफिशियली आप ड्रेन कर सकते हैं इन बड़े ग्लेशियर मैसेस को, कि वो आउटबर्स्ट ना हो। लेकिन उसके लिए काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, जो अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा है। चाइना में इस पर काम हो चुका है, और स्विट्जरलैंड में काम हो चुका है, चिली में कुछ काम हो चुका है, उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये हमारे पास ना उस तरह की टेक्नोलॉजी भी नहीं है,
और दूसरा आपको जैसे मालूम है कि ये बहुत ज़्यादा रिमोट इलाके में है, जो फिजिकली भी बहुत ज़्यादा रिमोट है, मतलब चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान इस इलाके में है जो वैसे भी बहुत रिमोट और अंडर डेवलप्ड है। तो हम उस तरह मिटिगेशन तो शायद हम नहीं कर सकते कि हम इसको ग्लेशियर्स को आर्टिफिशियली ड्रेन कर सकें ताकि उससे होना हो, लेकिन दूसरी साइड पे अब आता है जो हमारे पास रियल प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर ये ग्लेशियल लेक एक दफ़ा आउटबर्स्ट हो जाए तो इसमें 15,000 क्यूबिक मीटर्स तक डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि बहुत ह्यूज डिस्चार्ज है। और उसके रास्ते में फिर जो चीज़ भी आ जाए, चाहे वो आबादी हो, चाहे फिर वो खेत हो, या चाहे वो पुल हो या सड़क हो, वो सब चीज़ को भाग के ले जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, यूएनडीपी का एक प्रोजेक्ट है, ग्लॉफ 1 था, अब वो ग्लॉफ 2 चल रहा है। इस तरह और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्लॉफ के प्रोजेक्ट्स उनके भी वो भी ग्लॉफ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो ज़्यादातर ये काम कर रहे हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, ताकि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई इवेंट हो तो उससे पहले लोगों को लीड टाइम मिल सके ताकि वो इवैक्यूएशन वगैरह कर सके। और दूसरा ये है कि उनकी लाइवलीहुड को सिक्योर किया जा सके और उनको ये बताया जा सके कि वो अपने किस इलाका में ज़्यादा रिस्क है और उनको लाइवलीहुड की ट्रेनिंग वगैरह दिए जा सके, वो अपने पानी का इस्तेमाल को अच्छा कर सके, उनके पास प्लान्स हों। तो इसके ऊपर ये काम जो है ये पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कर रही है। सबसे पहले उसमें नाम यूएनडीपी के ग्लॉफ प्रोजेक्ट का है जो वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर इस इलाके में कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर शेर मोहम्मद, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप तो चूंकि साइंटिफिक बेसिस पे ये चीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ग्लेशियर्स हों या ये बर्फ़ानी तोदे हों किस तरह से एट रिस्क हैं। आपने कहा कि ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। क्या हम ये जानते हैं कि इसका डायरेक्ट लिंक ग्लोबल वार्मिंग से है, या मौसम बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमेशा बदलता रहा है, ट्रम्प साहब कहते हैं कि जी कि मैं नहीं बिलीव करता कि क्लाइमेट चेंज कोई फिनोमेना है, इसलिए उन्होंने अमेरिका को आते ही उन्होंने अमेरिका को निकाल दिया क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से। तो एज ए साइंटिस्ट आप क्या दलाइल देंगे कि ये हकीकत है और इसकी साइंटिफिक बेसिस हैं? जी बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं ग्लेशियर्स की या ग्लेशियर्स की स्टडी की, तो क्लाइमेट चेंज को ज़्यादातर लोग नहीं मानते हैं, लेकिन उसको मनवाने के लिए जो सबसे आसान और सबसे एविडेंट मेथड है वो है कि आप ग्लेशियर्स को देखें। जब ग्लेशियर एक फिनोमेना है ग्लेशियर बनने का, विंटर में स्नो होती है ग्लेशियर के ऊपर हाई एल्टीट्यूड में, और फिर गर्मियों में मेल्टिंग होती है। तो हम क्या करते हैं कि ओवरऑल स्टेटस देखते हैं कि एक साल गुजर गया। फॉर एग्जांपल जैसे विंटर स्टार्ट होता है, बारिश जब स्टार्ट होती है या जो स्नोफॉल स्टार्ट होती है, उस सीज़न से पहले हम देखते हैं कि ग्लेशियर का स्टेटस क्या है। उसके डिफरेंट मेथड है। एक जो सबसे मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेबल है और ग्लोबली वेल नोन है, वो ग्लेशियर मास बैलेंस है, जिसको आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि ग्लेशियर की हेल्थ या सेहत वो आपको बताती है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो सरफेस हम देख लेते हैं कि इस साल ग्लेशियर की सरफेस एलिवेशन क्या है। अगले साल फिर रिपीट हम करते हैं कि ये सरफेस में कोई चेंज आया। फॉर एग्जांपल ये हम इसको मॉनिटर करते हैं डिफरेंट मेथड से, स्टेक्स वगैरह इंस्टॉल करके, जिसको हम रेगुलरली देख रहे होते हैं कि ये इस साल में कितना चेंज हुआ। ये फिजिकली हम करते हैं ग्लेशियर के ऊपर जाके। दूसरा मेथड ये है कि सैटेलाइट के डेटा से हमें डिजिटल एलिवेशन मॉडल मिलता है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स मतलब ये एक है डेटा सेट, लेकिन मैं ब्रीफली ये बताऊं कि वो सरफेस जो एलिवेशन है ग्लेशियर की वो हमें बता रही होती हैं। अच्छा। तो नॉर्मली हम 5 साल या 10 साल के बाद ग्लेशियर को पूरे रीजन के ग्लेशियर्स को देखते हैं कि इसमें कितना हाइट में कितना चेंज हुआ, हाइट बढ़ी या कम हुई, जो कि बहुत एक काफ़ी आपको डिटेल्ड स्टेटस बताती है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये इसमें कई ममालिक ताउन कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये जो ग्लॉफ का जो फिनोमेना है ये पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है। नेपाल हो, भारत का इलाका हो, अफ़गानिस्तान का इलाका हो, उसे भी आप देख रहे हैं। तो मुझे ब्रीफली थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें कि जब आप पूरे रीजन को देख रहे हैं तो उसमें क्या पाकिस्तान में निस्बतन ज़्यादा नुकसान है या दीगर मुल्क जो हैं वो ज़्यादा एट रिस्क हैं?
अच्छा ठीक है, इस सवाल के आने से पहले मैं ज़रा थोड़ा सा वो पहले को कवर करूं कि हमारे पास जो डेटा है जिससे हम ग्लेशियर की हेल्थ मॉनिटर करते हैं, हमारे पास 50 साल का तकरीबन कोई हाई रिजोल्यूशन डेटा है। इसमें ये वो डेटा भी शामिल है जो कि यूएस ने वो सैटेलाइट्स भेजे थे 1960s और 70 के दरमियान। वो ओपन नहीं था डेटा, लेकिन अब ये क्लासिफाइड डेटा था, रिसेंटली ओपन किया है। तो उस बेस पे हमारे पास जो 50 साल का डेटा है, हर 5-5 साल के गैप के साथ जो हमारे रिजल्ट्स है, तो रिसेंट डिकेड है 2010 के बाद, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मेल्ट देखने को मिली है, जो कि क्लियर इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज की या ग्लेशियर के मेल्टिंग की। अच्छा, इसके बाद जो आपने दूसरा सवाल किया कि ग्लोब के हवाले से कितना नुकसान पाकिस्तान में हो रहा है, और जो रीजन है पूरे एच रीजन को हम जिस तरह देखते हैं, तो हमने एक डेटाबेस डेवलप किया है जिसमें हमने जितने भी ग्लोब इवेंट हुए हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। तो इसमें छोटे छोटे इवेंट्स शामिल नहीं है, जो ज़्यादा बड़े इवेंट्स हैं मेनली हमने वो उसको डॉक्यूमेंट किए हैं। तो तकरीबन कुछ 700 के आसपास ग्लोब इवेंट मोस्टली आफ्टर 1950s वो रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें 200 के आसपास जो है कोई 150 से 200 के आसपास ये पाकिस्तान में है। और इसमें आधे इवेंट्स ऐसे हैं जो कि रिकरिंग हैं, मतलब वो रिपीट हो रहे हैं। 11 ऐसे लेक्स हैं जिसमें आधे मतलब ये 150 के आसपास जो इवेंट्स है, कोई 76 इवेंट ऐसे हैं जो कि 11 लेक्स की वजह से रिपीटेडली हो रहे हैं। और वो कैसे होता है? ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो कि सर्ज करते हैं। सर्ज एक फिनोमेना है जिसमें ग्लेशियर की स्पीड अपने नॉर्मल स्पीड से 10 to 100 टाइम बढ़ जाती है, और वो ग्लेशियर मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो रिवर्स या स्ट्रीम को ब्लॉक कर देती है, और वो स्ट्रीम या जो ब्लॉक हो जाती है तो वहाँ पे लेक बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के फिनोमेना डेवलप हुए हैं अराउंड 11 ग्लेशियर्स लेक्स या ग्लेशियर्स के आसपास, और वो उसने काज किए हैं 76 इवेंट्स। अच्छा, तो ठीक है जी, ये एक काफ़ी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द रीजन से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सनाउल्लाह साहब, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि साइंस की बात आती है। साइंस की बात आती है तो थोड़ा सा टेक्निकल भी हो जाती है, और भले ट्रंप साहब या उस तरह के लोग ना माने क्लाइमेट चेंज को, जो लोग रिसीविंग एंड पे होते हैं डिज़ास्टर्स के, वो बता सकते हैं, वो गवाही दे सकते हैं कि उन्होंने कितना देखा है कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी इन आफात की बढ़ती गई है। ये बताइएगा, आपने पहले बात की मिटिगेशन की, डिज़ास्टर की, हमारे पास पाकिस्तान में वसाइल हैं जिस तरह के इलाके की हम बात कर रहे हैं, जिस पैमाने के डिज़ास्टर की बात कर रहे हैं, या हमें बाहर से फंड्स लाने के लिए क्या करना होगा? जी, इसमें ऐसा है सर कि हमारे पास पाकिस्तान में जहाँ तक है आपको बताया, जैसे एक तो ये इलाके वैसे ही बहुत ज़्यादा रिमोट हैं फिजिकली, क्योंकि बहुत पहाड़ों के ऊपर हैं उधर वैसे ही, और दूसरा वैसे ही पाकिस्तान की बनिस्बत बाकी शहरों के बनिस्बत भी बहुत ज़्यादा रिमोट हैं और अंडर डेवलप्ड हैं। दूसरा, पाकिस्तान के पास साइंटिफिकली इतने ज़्यादा वसाइल भी नहीं हैं, और वैसे भी क्लाइमेट चेंज जो है बैक बर्नर के ऊपर है पाकिस्तान के पास। जब भी आप पॉलिसी मेकर से बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास और कंपीटिंग प्रायोरिटीज हैं, उनके पास और काम करने को, वो कहते हैं हमारे पास बहुत हैं, तो वो इसको सीरियसली भी नहीं लेते। तो इसलिए अगर फंड्स हैं भी तो इसकी तरफ डाइवर्ट करना या उनके लिए एडवोकेसी करना भी कोई आसान नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पे ये है कि इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा फंड्स अवेलेबल हैं, और अगर कोशिश की जाए, और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर कोशिश कर रही है कि इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस इसको कहते हैं, कि दुनिया के जो लोग हैं, ट्रंप साहब बेशक इससे पीछे हट गए, लेकिन बाकी जर्मनी है, बाकी ममालिक हैं, वो अभी भी इस इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस करने को तैयार है। तो अगर हम सही अच्छे प्रपोजल्स लाएं, अच्छे साइंटिफिक तरीके से वो काम करें, तो अभी भी फंड्स इसके लिए बाहर से आ सकते हैं। और उसके लिए, लेकिन उसको लाने के लिए भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है कि हमारे इदारों की कैपेसिटी बिल्ड हो कि वो ऐसे प्रपोजल्स और ऐसे प्रोजेक्ट्स ला सकें कि वो बाहर से उनको फंड किया जा सके। एबटाबाद से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब, और काठमांडू नेपाल से डॉक्टर शेर मोहम्मद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली जो आ रही है या मौसमियाती तब्दीली जिसे हम कहें, उस पर शऊर आगही के लिए जो काम हुआ है उसमें ज़ाहिर मीडिया का किरदार है, लेकिन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का भी बड़ा रोल है, जो मुजाहरे करते हैं, जो रेजिस्ट करते हैं गलत मंसूबे, जो लोगों को मुतहरिक करते हैं कि वो अपने हुकूक के लिए आगे आएँ। ये क्लाइमेट चेंज जो है ये कोई कॉम्प्लेक्स प्योरली साइंटिफिक चीज़ सिर्फ उस तरह से नहीं है। इट्स अबाउट पीपल एज वेल, इट्स अबाउट आवर एनवायरनमेंट, इट्स अबाउट आवर फ्यूचर। तो इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं यासिर दरिया, जो कि हमारे पाकिस्तान के, मैं कहूँ कि ख़ास करके कराची के एक नुमाया एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। आप इन इशूज़ पे काफ़ी बात करते हैं। क्लाइमेट मार्च भी अब हमारे यहाँ हर साल ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें भी आपका बड़ा रोल है। और आप चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन हो, आपने एक तरह से अपने आप को इसके लिए वक्फ किया हुआ है। ये मुझे बहुत एक हौसला अफजा बात लगती है, क्योंकि आज से 25 साल पहले जब मैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे लिखता था तो हमारे यहाँ कोई तंजीमें नहीं थी, कोई ऐसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी। 2-4 NGOs थी, लेकिन आई एम सॉरी टू से वो रैकेटियर्स थी। वो फंडिंग लेके कागजी खाना पूरी करके वो अपना माल बना रहे थे। तो मैं अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से करूं कि हालिया चंद बरसों में हमारे यहाँ जैसे जैसे एक हमें तासुर है कि नौजवानों में, लोगों में, कम्युनिटीज़ में एक अवेयरनेस बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि वो अभी तक बहुत ही महदूद है, मार्जिनलाइज है, या वो एक क्रिटिकल मास बन रहा है? जी, द लैटर। सो यानी कि हमारा ये ख्याल है कि 90s की दिहाई के मुकाबले में अब बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है। उस वक्त वाकई हम लोग अकेले फिर रहे होते थे, और अब ये कि बहुत सारे साथी हैं और बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। यहाँ तक कि हम गवर्नमेंट के अंदर भी, जैसे पावर मिनिस्ट्री है, उसको हम देख रहे हैं कि वो ग्रीन हो रही है खुद ब खुद। सो वी नाउ हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसी चीज़ें जैसे कि हमारी अपनी उम्मीदें जो है ना वो बढ़ गई हैं। अब हम आगे का सोच सकते हैं। आपको लगता है कि हमारे नौजवानों में वो ज़्यादा रेजोनेट करते हैं क्लाइमेट चेंज के इशू के साथ बनिस्बत पुरानी जनरेशन के? बिल्कुल। कुछ तो यूँ हुआ है कि कुछ बच्चों ने स्कूल में क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं उनका डिसअपॉइंटमेंट कि जब वो स्कूल से बाहर निकलते हैं, गलियों से, अपने घरों से देखते हैं कि यहाँ बाहर इन्वायरमेंट का क्या हाल है, तो वो एक शॉक में आ जाते हैं और फिर एक नाउमीदी सी आ जाती है। लेकिन हम जो है उस पर बिल्ड भी करना चाहते हैं कि हम ये सिखाते हैं कि आप कैसे इन्वॉल्व हों कि सिचुएशन को तब्दील भी करें। सो यू बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, और ये क्लाइमेट एक्शन इसी को हम कहते हैं कि आप मिलके और करें। अब इसके बरक्स यानी इन जनरल हम कहेंगे कि सोसाइटी में ये चेंज आ गया है। आम लोगों के जहन में है कि एक अच्छी इन्वायरमेंट क्या होती है और एक ख़राब इन्वायरमेंट क्या होती है, ये समझ में आ गया लोगों को। अच्छा, लेकिन ये अभी हमारे यहाँ पॉलिटिकल इशू उस तरह से नहीं बना। जैसे वेस्ट में आप देखें या फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज़ में ये इलेक्शन कैंपेन का इशू होता है। मतलब हर मुल्क की अपनी अपनी सियासत है, लेकिन हमने देखा है कि वहाँ पे आम शहरी इतने अवेयर होते हैं कि वो देखते हैं कि कौन जो है वो ऑयल एंड गैस को सपोर्ट कर रहा है, कौन फॉसिल फ्यूल्स को कर रहा है, कौन रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहा है, और वो भी एक फैक्टर होता है कि आपने कौन सी पार्टी, कौन से लीडर को वोट देना है। हमारे यहाँ इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज पॉलिटिक्स में भी ट्रांसलेट नहीं हुआ। जी, तो हमारे यहाँ जो बोलने वाले लोग हैं और जो एक तनकीदी निगाह से, क्रिटिकल तरीके से चीज़ों को देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, तो हैं ये NGOs हैं, ये थिंक टैंक्स हैं, और हम अपने आप को भी, क्लाइमेट एक्शन सेंटर को भी उसमें शुमार करते हैं। सो एक तरफ हम गवर्नमेंट से बातचीत करते रहते हैं, नुक्ताचीनी करते रहते हैं, और कभी कभी उनकी तरफ से इनवाइट भी किए जाते हैं कि आप फॉर एग्जांपल EVs पे आप बताएं कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये एक तो इस तरह की डायनेमिक है, और दूसरी तरफ ये कि हमारा एक और रोल भी है, वो ये है कि ये इस तरह की स्पेशलिस्ट नॉलेज और या डिस्कशंस जो गवर्नमेंट लेवल पे हो रहे हैं या होटल्स में हो रहे हैं, बड़ी NGOs करवा रही हैं, उसको हम आम ज़बान में कैसे फैलाएं। सो हम जर्नलिस्ट के साथ, लॉयर्स के साथ एंगेज करते हैं। हमारे यहाँ एक लॉ यूनिट भी है, और बहुत सारे जर्नलिस्ट को ट्रेन भी कर चुके हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे मीडिया के हवाले से पूछूं कि आपको लगता है कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ की कवरेज है इस तरह से कि वो हमारे देखने सुनने वालों को अपील करे, इंस्पायर करे, उनका अवेयरनेस बढ़ाए?
कुछ ऐसा है सिलसिला कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एयर क्वालिटी को ले लें तो मैं ये कहूँगा कि एवरेज जो है जर्नलिस्ट की नॉलेज लेवल, उसके बारे में मिसाल के तौर पे एयर क्वालिटी को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ें नहीं हैं। तो हमने इसी के लिए वो ट्रेनिंग इस तरह से की कि आपको एयर क्वालिटी का क्लाइमेट, एनर्जी, हेल्थ, इन सारी चीज़ों का एक 360 आपको व्यू मिल जाए। तो एक तरफ हम उनकी नॉलेज लेवल और दूसरी तरफ ये कि दूसरी चीज़ों से रिलेट कैसे करता है, सो वो एंगलिंग की साइड भी उसमें आ जाती है। लेकिन मजमूई तौर पे मेरे ख्याल में ये अभी भी ये बात सही है कि नॉलेज लेवल कम है अभी। चलिए, हमारे क्लाइमेट चेंज के हवाले से चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। हमने देखा पंजाब में स्मॉग का इशू है, इवन कराची का भी एयर पोल्यूशन लेवल काफ़ी हाई होता है, लेकिन समंदर का भला हो कि हवाएं आती हैं तो थोड़ा सा हमें सांस लेने को मिल जाता है। हमारे कोस्टल एरियाज़ को आप देख लें कि वहाँ पे ख़ास करके पोर्ट्स के इलाके में जिस तरह से हम अपना समंदर में गंद कचरा फेंकते हैं। हमने नॉर्थ की बात की प्रोग्राम में, अभी ग्लोव्स की हम बात कर रहे थे। चैलेंजेस हमारे बहुत सारे हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि पिछले चंद बरसों में आपने 2 या 3 बड़े इश्यूज़ जिन पर आपने काम किया हो, कैंपेनिंग की हो, तो वो क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो 2019 का जो क्लाइमेट मार्च हुआ था उसमें पूरे पाकिस्तान की तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे आ गई। और आपको पता है कि हम डिजिटल पे, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होते हैं जी। सो बैक वक्त 34 शहरों में वो क्लाइमेट मार्च 2019 की हुई और हम देखते रह गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की कवर स्टोरी के अंदर जो है एक कराची की डायन की और एक लाहौर की डायन की तस्वीर भी थी और तमाम पाकिस्तान के अखबारात में हम लोग फ्रंट पेज पे थे। अच्छा, तो एक तो ये था। दूसरा आप यूँ कह लें कि वो थोड़ा सा उसका ताल्लुक लिटिगेशन से भी है और जो 2 आइलैंड्स बंडल और बुड्डो जिनके ऊपर डेवलपर हजरात और ये इमरान खान की गवर्नमेंट में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी और वो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, थिकेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा जो घने जंगलात हैं वो कराची के बिल्कुल साथ में। उन 2 जजीरों पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध का 2010 का एक नोटिफिकेशन जिसने कि इन 2 जजीरों को प्रोटेक्टेड स्टेटस से निकाल दिया था 2010 में। तो आप समझे 2020 में वो गिफ्ट किया जा रहा था कि इस पे आप शहर बनाएं। तो आपने उस पर अपोज किया, कैंपेन किया और फिर वो नोटिफिकेशंस वापस हुए? जी, यूँ हुआ कि ज़ाहिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी चल गया था सिंध के अंदर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उस पर यू टर्न लिया कि हम इसको असेंबली से रेटिफाई नहीं करेंगे ऑर्डिनेंस को। और दूसरा ये हुआ, तो वो 2-3 केसेस थे कोर्ट में उस वक्त, हाई कोर्ट में। सो 2 तो वो इस तरह से वो यानी ख़त्म हो गए। तीसरा जो था वो चैलेंज कर रहा था इस नोटिफिकेशन को। इस नोटिफिकेशन में जब हमने कोऑर्डिनेट्स दिए कराची यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जमील काज़मी को, तो उन्होंने बताया कि इसमें वो 2 आइलैंड्स इंक्लूडेड नहीं हैं जो प्रोटेक्टेड स्टेटस में डिफाइन किए गए हैं। तो वो मतलब इस इशू पे जो भी आपने एक्टिविज्म किया वो एक सक्सेस स्टोरी है जी, कि यू वर एबल टू सेव दोज आइलैंड्स। उन जजीरों को आपने रिवर्स हो गया, तबाही से आपने बचाया। और कोई मिसाल जो आपने रिसेंटली जिस पे आपने काफ़ी शोर मचाया हो और कोई फ़र्क पड़ा हो? जी, वो एक प्रोजेक्ट है आजकल का हाईवे का, मलेर एक्सप्रेस वे कहलाती है। उससे काफ़ी तबाही हुई है आसपास की जो कम्युनिटीज़ थी और ज़मीन का भी, और वो दरिया के अंदर से गुजर रही है, जबकि रेती बजरी के ऊपर जो है बैन है और ये रेती बजरी ही से 40 किलोमीटर लंबी बनाई गई है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ हमारे देखने वालों को जो जिनका कराची से ताल्लुक़ नहीं है। कराची में जो सबसे पॉश इलाका है समंदर किनारे, उसे हम कहते हैं DHA, और DHA एक्सपैंड होता गया, समंदर की ज़मीन पे बनता गया, लेकिन वो आखिर मज़ीद एक्सपेंशन नहीं हो सकती। तो दूसरा एक DHA सिटी बन रहा है सुपर हाईवे पर, और ये जो मलीर एक्सप्रेसवे है ये एक DHA को दूसरे DHA से कनेक्ट करता है, और ये तकरीबन कोई 39 किलोमीटर्स 40 किलोमीटर्स का ये एक ट्रैक है। जो मलीर का इलाका है वो कराची का सबसे सरसब्ज इलाका है, वहाँ से वो होता हुआ जा रहा है। तो ज़ाहिर है कि दरिया मलीर रिवर के साथ साथ है, तो उसमें एग्रीकल्चर लैंड भी आया होगा, लोगों के घर भी आए होंगे।
लेकिन चूंकि अब यहाँ पे सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वाले तो मौजूद नहीं है, हमने उनको कहा था कि प्रोग्राम में आए, लेकिन वो किसी को लिफ्ट ही नहीं कराते, वो कुछ और कामों में मसरूफ़ हैं। तो मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूँ, प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं EPA हूँ। मैं आपसे कहता हूँ यार, क्या आप लोग शोर मचाते रहते हैं कि इस शहर में आपने देखा है ट्रैफिक का कितना बुरा हाल है। जी जी। हमें क्या रोड वगैरह नहीं बनाने, मतलब 2-4 अगर तितलियाँ और परिंदे इधर उधर हो जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें रोड तो बनाना पड़ेगा। तो इसका पहले तनकीद ये है कि जनाब जितने पैसे आपने इसमें लगाए हैं वो अगर आप बाकी शहर की सड़कों पे लगा देते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप देखें कि रेड लाइन कितने अरसे से खिंच रहा है अब, और दीगर इलाकों की जो रोड्स हैं उनका क्या हाल है। तो मेन रोड्स मेन इलाकों में आपको बेहतर नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़े से ऑफ शार फैसल आप इधर उधर जाएंगे, गार्डन में जाएँ, सोल्जर बाज़ार, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सड़कों का कितना हाल ख़राब है। सो एक तो ये बात है। दूसरे ये कि जब ट्रांसपोर्ट प्लानिंग जिस तरह से की गई है तो उसके अंदर ये फिट नहीं होता है। सो यानी अर्बन प्लानर्स के एतबार से, क्योंकि इस पर सिर्फ गाड़ियाँ चलेंगी, इस पर मोटरसाइकिल्स नहीं जा सकती, इसके पर रिक्शा नहीं जा सकता। सो ये क्लासिक एक एग्जांपल है कि ये एक एलिटिस्ट प्रोजेक्ट ये है, और ये उन्हीं को फ़ायदा करता है कि जो यानी DHA to DHA उनको ट्रैवल करना है और इस तरह से। उस पर आपने काफ़ी शोर मचाया, प्रोटेस्ट किया, ये किया है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जी, तो उसका कुछ असर हुआ और कुछ नहीं हुआ। हमने ADB से, जिनकी के पार्शली उनकी एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनको हमने कंप्लेन की और उन्होंने 1 महीने बाद हमें रिप्लाई किया और अपनी फंडिंग बंद कर दी। उसके अंदर FCDO UK, जो UK गवर्नमेंट का इदारा है, डेवलपमेंट का इदारा है, उन्होंने भी अपनी फंडिंग साथ में बंद कर ली, वो साथ ही आ रही थी। ठीक है। उसके नतीजे में बैंक्स थोड़ा सा हेजिटेंट हुए, इन लोगों को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हुई, और आप ये देखें कि अभी भी जो हिस्सा खोला गया है वो एक ही पार्ट है जो कि बलोच कॉलोनी से लेके शाह फैसल कॉलोनी, मतलब 9 किलोमीटर बने हैं। जी। कल ही मुझे कोई बता रहा था, वो उस पर जा रहे थे, उन्होंने कहा बहुत ज़बरदस्त रोड है। जी। तो ये बात सही है कि आप जो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो जेन्युइन भी हैं, क्योंकि लोग डिस्प्लेस हुए हैं। हमारे यहाँ जब फ्लड्स आते हैं, ये भी खदशा है कि ये जो पूरा रोड बना है इससे और मसाइल क्रिएट होंगे। मैं एक और मौजू की तरफ आपसे आना चाह रहा हूँ, आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। आपने पहले मेंशन किया EVs। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आपने कहा कि हमारे जैसे एनर्जी डिपार्टमेंट में आपको ग्रीन पॉलिसियाँ नज़र आ रही हैं, और आपका चूँकि काम भी है इस पर, थोड़ा सा बताएंगे कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं EV इनिशिएटिव को। ये होना चाहिए। जी, हमारे सिंध के प्रोविंस में तो शर्जील मेमन साहब हैं, वो एक EVs के चैम्पियन हैं, और स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। तो बसें जो इलेक्ट्रिक पे आ रही हैं और उनकी तादाद जो है अब 8,000 तक का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और उसमें एक आर्मी की एजेंसी भी उनके पार्टनर है। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि कराची इतना बड़ा शहर है, अगर आप कम थोड़े से पैसों में एक इलाके से दूसरे इलाके में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप करीम लें या मुश्किल से पहुंचे, तो आपको जॉब ढूंढने में आसानी होगी, आपको काम पे जाने में आसानी होगी। सो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतर होना इस प्रायोरिटी नंबर 1 जब आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन फेडरल लेवल पे जो नई उसका नाम है ऑफिशियल न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी, क्योंकि न्यू इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी हैं उसमें, और हाइड्रोजन और दीगर जो हैं वो भी गाड़ियां इसके अंदर आ जाती हैं। मोस्टली मोटरसाइकिल्स हैं, नहीं? जी, तो वो ऐसा है कि चंद चाइनीज़ बड़ी कंपनियां यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों के प्लांट्स भी लगा रही हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद बाइक वालों की है, इलेक्ट्रिक बाइक्स। और ये प्लान जो है ये इस तरह का प्लान है कि ये मुकम्मल तौर पे पेट्रोल की गाड़ियों का खात्मा कर देगा ग्रेजुअली, यानी 2060 में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी एक सड़क पे नहीं नज़र आएगी इस प्लान के मुताबिक। तो इसके अंदर मज़े की बात यह है कि जो आपकी पेट्रोल की कंपनीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़ हैं, वो क्योंकि उनके पेट्रोल स्टेशंस हैं, तो CNG का हटा के और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाना उनके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सो इस तरह से वो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ट्रांसपोर्ट में कि आप गंदे ईंधन से आप साफ ईंधन की तरफ आए, तो उसमें ऑयल कंपनी सपोर्ट कर रही है। आप भी सपोर्ट कर रहे हैं? हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि जो पोल्यूशन और स्मॉग लाहौर का है
ये 100% से मतलब ये है कि सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है, यानी लाहौर 80% बिगेस्ट फैक्टर 80% लाहौर में और कराची में 60% ये गाड़ियों के अखराज से ही आता है। उसके अंदर PM 2.5 जो है वो हेल्थ का एक इंडेक्स होता है, उसके अलावा इसमें जहरीली गैसेस होती हैं। और ये जहरीली गैसेस का मतलब ये है कि मैं यूँ कहता हूँ कि कराची लाहौर ये जहर के प्याले हैं जिसमें हम मछली जैसे पानी में होती है, हम हवा में इस तरह से रह रहे हैं। तो EVs की पॉलिसी इस प्रॉब्लम को तेज़ी से हल करने का वाहिद तरीका है और इसमें हम आ गए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपकी बात से अगर ये नतीजा निकालूं कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट जी, और अगर हम हिम्मत करें तो हम इस प्लैनेट को तबाह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बचाने की तरफ आएँ तो थ्रू साइंस, थ्रू टेक्नोलॉजी हम अपने तौर तरीके बदल भी सकते हैं। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आज ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आज की शो में इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए गेस्ट, नए इश्यूज़ के साथ, लेकिन बात होगी फिर भी क्लाइमेट चेंज की। खुदा हाफ़िज़।